हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में, यानी फ्लूइड मोशन कर रहा है और उस दौरान उसके पास क्या क्या चमत्कारिक गुण हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया था। ये वीडियो नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 2 है फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट बोलिए या सेकेंड लेक्चर, तो मतलब क्या है, तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले सर जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में एक प्रिंसिपल आया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमको ये सिखाया था कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या ऊपर तैरना चाहता है तो आखिर वो कैसे तैरेगा। ठीक है, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ही हमको सिखाया था तैरना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तैराना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही पॉसिबल है। क्लियर है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये चीज हमको सिखाई। ठीक, अब ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, यानी आज जिस बारे में हम सीखेंगे या जानेंगे वो है बर्नौली थ्योरम। ठीक है, क्या है, बर्नौली थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम की बात करें तो ये हमको क्या सिखा के जाएगा, उड़ना सिखा के जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, सिखाएगा हमको उड़ना। सर मतलब नहीं समझे, देखिए वो तैरना सिखा रहा था, कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसको बड़े अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे ना तो फिर चीजें अपने आप इजी नजर आएंगे आपको। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो था एक्चुअल में क्या कर रहा था, वो तैरना सिखाया था और बर्नौलीज थ्योरम हमको उड़ना सिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे इस पॉइंट पे ही इंड किया था कि हम अगले लेक्चर में आएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम से। तो हम बर्नौलीज थ्योरम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर बर्नौलीज थ्योरम है क्या और कैसे पॉसिबल है उड़ना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब उड़ रहा होता है तो कैसे वहां पे बर्नौलीज थ्योरम फॉलो होता है। ठीक है, तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बर्नौलीज थ्योरम है क्या, मेनली अगर आप बात करोगे बर्नौलीज थ्योरम की, तो बर्नौली थ्योरम कुछ और नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड एक थ्योरम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब सर, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि हर समय जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, जब भी हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं या मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एट लास्ट हमको जाके ये बताया जाता है कि भैया कोई भी इस दुनिया के अंदर काम हो रहा है उसका कारण एनर्जी है, और एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। वैसे ही अभी तक जितनी भी बातें हम लोगों ने की है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के बारे में की है। अब फ्लूइड में भी तो चीजें चल रही है, फ्लूइड में भी मोशन आ रहा है, फ्लूइड में भी चीजें सेम टू सेम सॉलिड की जैसे हैं, है ना। तो अगर फ्लूइड में भी सॉलिड के जैसे चीजें हो रही है, जैसे सॉलिड भी मोशन कर रहा है तो फ्लूइड भी अब मोशन कर रहा है कि नहीं है। तो जिस तरीके से सॉलिड के पास अपने पास एनर्जी होगी, उसी तरीके से फ्लूइड के पास भी अपनी एक एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को बर्नौली थ्योरम ने बोला कि वो क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट मीन्स कभी भी फ्लूइड के अंदर की जो एनर्जी होती है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, जितनी होती है उतनी होती है। दैट मीन्स कांस्टेंट होती है एनर्जी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। ये वही चीजें चल रही है जहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड में, बस वो नाम बदल के दे दिया गया बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब मेनली अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो वो ये बोलता है कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट मीन्स कांस्टेंट होता है। सिखाया हम लोगों ने, तो मतलब ये हम लोगों ने सिखाया कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ का ग्राउंड है, यहाँ से हम उठा के यहाँ पे ले गए, हम लेके गए। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब h हाइट तक उठाया गया, मतलब ऑब्जेक्ट को जब h हाइट तक ऊपर लेके जाया गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया, एनर्जी एक रिस्टोर हुई। वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने क्या किया, फिर यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में जाने लगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, है ना। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगी काइनेटिक एनर्जी में। और आप जब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो जितना नीचे ऑब्जेक्ट जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और उसके साथ साथ जितना नीचे जा रहा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो क्या नजर आया कि भैया जितना पोटेंशियल एनर्जी था पहले बढ़ा,
ठीक है। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स कोई नई एनर्जी नहीं आई, जितनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास थी वो एनर्जी अभी भी उतनी ही बनी हुई है, बस रूप चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स ले दे के हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कहानियों को मिला के कि भैया एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, एनर्जी बदल नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, सेम कहानी कहाँ पे आ रही है, फ्लूइड के अंदर भी। फ्लूइड भी मोशन कर रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, लेकिन फ्लूइड की भी बात हम करेंगे। अब मेनली आप जानते हो कि फ्लूइड के अंदर एक दो एनर्जी नहीं होती है, दैट मीन्स केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फ्लूइड के अंदर टोटल 3 एनर्जी होती है। कौन कौन सी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा प्रेशर एनर्जी। ठीक है, यस सर। तो प्रेशर एनर्जी, ये देखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ये प्रेशर एनर्जी है। तो बर्नौली साहब ने क्या दिया, क्या बोला कि भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है एक फ्लूइड के अंदर। जब वो क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो। भाई मोशन करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, सीधी बात। ठीक है, तो जब एक फ्लूइड के अंदर बात की जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, बर्नौली थ्योरम, कि बर्नौली थ्योरम फ्लूइड के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या है, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ या उनके अंदर जो चेंज है उन सबको निकालूँ तो ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा, यानी कोई चेंज नजर नहीं आएगा। ठीक है, मेनली काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है कितना होगा, है ना, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सब देखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वहाँ पे हमारे सामने था 1/2 mv² आया था, और फिर हम लोगों ने क्या किया था, v से डिवाइड कर दिया था। एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में हम ये काइनेटिक एनर्जी यूनिट वॉल्यूम के अंदर देख रहे थे, है ना, यानी हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर काइनेटिक एनर्जी देख रहे थे, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शन में हम नहीं देखेंगे, है ना। पूरे क्रॉस सेक्शन का अगर हम देखें कहानी तो बड़ा अलग अलग होगा ना, तो हम एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो हर बार हम एनर्जी को कहाँ देखेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है, इतने में ही देखेंगे, पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं देखेंगे। ओके, ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन में नहीं देखने का कारण क्या है बता सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे मास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना भाई। इधर कोई और मतलब इधर कुछ और मास होगा, इधर कुछ और मास होगा, लेकिन यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मास को फिक्स कर लिया जाएगा ना, इसलिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हो सकता है कि मान लो हम जो कंटेनर लिए हो या जो पाइप लिए हो उसका जो शेप है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हर जगह वेरिएशन आएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, यूनिट वॉल्यूम लेंगे, उसके अंदर जब देखेंगे तो वेरिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, v से डिवाइड कर देते हैं और क्या बन जाता है ये 1/2 ρv²। ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर, mgh होता है mgh, और यहाँ पे क्या गया v, तो m/v मतलब ρgh। ऐसे ही फिर हम प्रेशर एनर्जी की बात करें तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है हमारा, p होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, p होता है। क्लियर है। अब मैं इन सभी को यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, दैट मीन्स 1/2 ρv² प्लस ρgh प्लस p इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये बात किसने बोली है, बर्नौली साहब ने। ठीक है, मेनली बर्नौली साहब की ये बात जो आपको नजर आ रही है यही मेन बात है। ठीक है, लेकिन इस बात का अर्थ निकलेगा कुछ और। ठीक है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में उन्होंने बायोन्स फोर्स को एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस बायोन्स फोर्स के चक्कर में हम लोगों ने तैरना सीख लिया, है ना, चीजें चेंज की, नए नई चीजें उसके अंदर ऐड की और उसका मतलब कुछ और निकाल के उसे कुछ और बना दिया। ठीक है, ऐसे ही बर्नौली थ्योरम जो है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो उनकी मेन बात तो यही है, मेन बात क्या है, यही है, समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसी और बात में, और कन्वर्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट में भी मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो रिजल्ट निकलता है बर्नौली के थ्योरम का, बर्नौली साहब के थ्योरम का, देखिए बर्नौली साहब का पूरा नाम था डेनियल बर्नौली। ठीक है, डेनियल बर्नौली, इस चीज़ को याद रखिएगा, डेनियल बर्नौली नाम था उनका। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये थ्योरम है। तो उन्होंने ना एक्चुअल में एक बात बोली थी, वो जो बात है उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। बात तो यही थी लेकिन उसका मतलब ये है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मीनिंग। मीनिंग क्या निकला कि प्रेशर इज
इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दे रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तुमने पकड़ लिया ना तो लाइफ यहीं से क्लियर हो जाएगी। मैं इसको ना भी पढ़ाऊँ तो भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। बस याद रखिएगा, प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जिस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं सर वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। और इतनी ही बात पे, मतलब ये जो बात आपको नज़र आ रही है, इतनी ही बात पे बेस्ड है बहुत सारे एप्लीकेशन, यानी बहुत सारी मशीनें बनाई गई, बहुत सारे क्या बोलते हैं डिवाइसेस बनाई गई, बहुत सारे अलग अलग तरीके से चीज़ों को बनाया गया जहाँ पे ये एप्लीकेशंस लगते हैं और हम लोग उसका डेली यूज़ कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ हमको तैरने में, जब भी हम पानी के अंदर पैर रखेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुरंत आ जाएगा, लगना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे हवा के अंदर या पानी के अंदर अगर कोई चीज़ उड़ रही है, यानी सीधा सीधा बोलूँ तो उड़ने का कारण, सीधा सीधा बोलूँ तो उड़ने का कारण ये लाइन है कि प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दैट मीन्स हवाई जहाज भी जो आज उड़ रहा है, सीधा बोलूँ मैं तो जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसका प्रमुख कारण है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, जहाज को इस शेप में ढाला जाता है ताकि वो बर्नौलीज के थ्योरम को फॉलो कर पाए और उड़ पाए। समझ पा रहे हैं? यानी किसी चीज़ को आसमान में उड़ना है तो क्या लगाना पड़ेगा? बर्नौली के थ्योरम को। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहाँ से कहाँ तक लगता है, सुई से लेके हवाई जहाज तक लगता है फिजिक्स। समझ पा रहे हैं? तो मज़ा आएगा। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखिए, बाकी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए ये कि भैया ये जो बात लिखी है इसको प्रूफ करना कि ये जो बात लिखी गई वो सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को, फिर देखते हैं कि डेनियल बर्नौली साहब ने एक्चुअल में क्या बात बोली है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि भैया डेनियल बर्नौली साहब ने क्या बोला था। ठीक है, और जो बात बोली थी उसकी प्रामाणिकता हम देखेंगे, यानी डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, किसका? बर्नौली थ्योरम का। चलिए फटाफट देखते हैं। तो हम लोगों ने एक क्या लिया है, एक ट्यूब लिया है, एक पाइप लिया है जो कैसा है सर? असमान है। ठीक है, असमान है। ठीक है, यानी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का क्षेत्रफल वाला कोई पाइप लिया है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं? असमान क्षेत्रफल वाले हैं। सपोज कर लो ये वाला जो ट्यूब है, मतलब ये ट्यूब कुछ इस तरीके से रखा गया कि ये वाला ट्यूब का ये वाला जो सिरा है, ठीक है, ये h1 हाइट से h1 हाइट पे है। ठीक है, सॉरी इसको h2 हाइट देते हैं और इसको h1 हाइट देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से हम पानी ले जाएंगे तो ये पहला सिरा होगा, इसलिए मैंने इसको h1 मान लिया और इसको h2। मतलब जिधर से पानी अंदर जाएगा वो वाले सिरे का जो हाइट है वो h1 है, जिधर से पानी निकलेगा वो h2 हाइट पे है। ऐसा मेनली होता भी है कि जब हम पानी देखते होंगे आप लोग, कार वाश वगैरह करते होंगे आप लोग, तो ये जो पाइप आप लिए हैं जिधर से पानी ऊपर की हो जा रहा है तो वो ज़्यादा हाइट पे होता है कि नहीं है? जबकि बाकी जिधर से पानी आ रहा है वो कहाँ पे होता है? नीचे, है ना? ऐसे होता है कि नहीं है? क्लियर है? तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है। अब इसी बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इस बात को नहीं, दूसरी बात को। पहली बात तो ये समझिए कि ये क्रॉस सेक्शन है A1 और ये वाला क्रॉस सेक्शन है A2, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, दूसरा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पानी जा रहा है, जाएगा सर। ठीक है, और कैसा फ्लो है? कंटिन्यूअस फ्लो है सर। ठीक, अब कंटिन्यूअस फ्लो है तो ये बात ध्यान देंगे कि भैया अगर कंटिन्यूअस फ्लो है तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ें क्या होंगी? कुछ चीज़ें क्या होंगी? सेम। जैसे हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो उसमें हमको ये बताया गया था कि भैया जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो, क्या सपोज करें सर? कि सपोज कर लो कि यहाँ से, ठीक है ना, L1 पानी, कितना पानी? L1 पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, और L2 पानी क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है,
तो L1 पानी को खाली कर दो ना, हम तो सीधे सीधे बोलेंगे कि L1 पानी यहाँ से खाली कर दो। ये क्रॉस सेक्शनल पाइप ले लो, ऐसे ले लो और यहाँ से इतना खाली कर दो, यानी इतना भाग आपका क्या है, खाली है। तो इतना पानी अंदर गया है और इतना पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है ना, L2 पानी। आई होप समझ में आ रहा है। E1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, L1 क्या है, लंबाई है ये, ठीक है ना। तो इतनी लंबाई वाला जो पानी है वो क्या हो गया, अंदर चला गया। और यहाँ पे E2 क्रॉस सेक्शनल एरिया से L2, थोड़ा सा L2 को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक। तो ये पूरा का पूरा L2, इतना पानी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या समझे सर, थोड़ा सा समझिएगा। अरे क्या समझे, यहाँ का वॉल्यूम जितना पानी अंदर गया और यहाँ का वॉल्यूम जितना पानी बाहर आया, क्या बराबर होंगे, बिल्कुल। यानी A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा। इसमें कोई दुविधा हो ही नहीं सकता, होगा, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड से, कि जहाँ पे ये बताया गया था कि जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझिएगा कि भाई इधर से पानी जा रहा है तो बिना प्रेशर के तो पानी आगे जा नहीं रहा होगा, या बिना फोर्स के, नहीं ना। तो मान लेते हो कि यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, P1, और इधर भी प्रेशर लग रहा होगा। अगर यहाँ पे A2 वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैं जाऊँगा, अगर मैं अपना हाथ रखूँगा तो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ पे मैंने प्रेशर क्या ले लिया, P2 ले लिया। अब मैं अगर इसको फोर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए क्या है, प्रेशर इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो फोर्स कितना होगा, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा यहाँ पे P1 A1, है कि नहीं है। यहाँ पे F1 फोर्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा, F2 फोर्स, और F2 फोर्स मतलब P2 A2। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। तो जो जो बातें अभी तक हम लोगों ने ली हैं पहले उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शनल पाइप लिया जो अलग अलग है, मतलब एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, और दोनों की हाइट भी अलग अलग है। दैट मीन्स ये वाला जो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है वो H1 हाइट पे है, और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप जो है, मतलब एंड जो है वो S2 हाइट पे है, ठीक। दूसरी बात, हमें पता है कि इधर से पानी जा रहा होगा, तो मैंने बोला कि L1 लेंथ से पानी अंदर गया है, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले से L1 लेंथ का पानी अंदर गया है, तो A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले से L2 पानी, यानी L2 लेंथ का पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। क्लियर है, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, तो A1 L1 इधर से अंदर जा रहा है और A2 L2 बाहर आ रहा है ना। तो हमको पता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। इससे हम लोगों ने इस बात को लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई पानी ऐसे तो जाएगा नहीं बिना फोर्स के, तो यहाँ पे फोर्स यानी प्रेशर लग रहा होगा। भाई जब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फोर्स लगता है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो मैंने इधर प्रेशर P1 मान लिया, इधर मान लिया P2। तो अगर मैं फोर्स के अंदर कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा भाई, तो वो हो जाएगा P1 A1 इस एंड पे, और दूसरे एंड पे P2 A2। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं है ना। अब थोड़ी सी मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, मुझे ये निकालना है कि कितना काम हुआ, है ना। अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन, तो ये जो वर्क डन होता है या वर्क डन के अंदर चेंज होता है, सिंपली यहाँ पे चेंज निकालूंगा, चेंज इन वर्क डन, वो किसके बराबर होता है सर, चेंज इन एनर्जी। और टोटल कितनी एनर्जी, 2। फिलहाल में मैं नहीं एज्यूम कर सकता कि 3, हमारे पास तो 2 ही है ना, हमारे पास तो 2 एनर्जी हैं। 2 एनर्जी कौन कौन सी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी। यानी कितना वर्क डन के अंदर चेंज आया है वो बराबर होगा कितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया है, कितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया और उसके प्लस के, है ना, उतना वर्क डन के अंदर चेंज आया है। इतनी बात समझ में आ रहा ना, है ना। या सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ ना कि वर्क डन जितना किया गया है वो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा चेंज इन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यस और नो, क्लियर है। क्या इसमें कोई दुविधा, हाँ या ना। अगर दुविधा है तो बताइए, नहीं है सर। अब वर्क डन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे वर्क डन के अंदर चेंज कहाँ का है, मतलब इधर से काम किया जा रहा है और फिर इधर भी काम किया जा रहा है, 2 काम हो रहे हैं। देखिए कैसे पता चल रहा है सर आपको, देखिए 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो काम कितना हो रहा है, 2। मैं सीधा सीधा इस पे काम कर रहा हूँ। एक तो इधर से L1 पानी यानी L1 लेंथ का पानी अंदर जा रहा है और इधर से L2 लेंथ का पानी बाहर आ रहा है। तो वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीके से हो रहा है ना, एक तो यहाँ एक तो यहाँ,
क्लियर है? चलिए अब मैं देखूंगा कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूं तो वर्क डन कैसे निकलेगा भाई? अगर मैं यहाँ का वर्क डन निकालूं, इस इंड का, इस वर्क यहाँ का WN1 निकालूं, WN निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सर WN इज इक्वल टू होगा कितना फोर्स लगा, सर लगा है वो P1 A1, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर L1, हो गया। अगर मैं यहाँ पे यहाँ का काम निकालूं तो W2 होगा, और ये कैसे निकलेगा सर? तो कितना फोर्स लगा, यहाँ पे निकालता हूँ मैं, सबसे बेटर रहेगा। W2 कितना फोर्स लगा? P2 A2, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? L2, मिल गया है या ना? कोई दुविधा नहीं? चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब क्या करना है भाई? तो W1 माइनस W2, तो पता चल जाएगा टोटल कितना काम आया है चेंज के अंदर, है ना? कितना वर्क डन में चेंज आया है, तो यानी W1 माइनस W2। कोई दुविधा नहीं सर? इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी तो लेना पड़ेगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है सर? UF माइनस UI होता है। चलिए ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी फाइनल है माइनस कितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ठीक है? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक सेकेंड रुकेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है? चलिए वेरी गुड। अब फटाफट यहाँ पे वैल्यूज रखिए, काम करते हैं हम लोग। W1 की वैल्यू कितनी है सर? P1 A1 L1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? P2 A2 L2 हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू, इधर आइए, UF कितना है? UF मतलब यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे सीधा सीधा, है ना? तो अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो कितना होगा भाई? हमारे पास क्या होता है? mgh होता है या ना? हम यहाँ पे लिखेंगे तो mgh लिखेंगे। चलो यहाँ वाला देख लो पहले, ui, तो ui निकालूंगा मैं तो कितना होगा? कितना हो रहा है? तो सीधा सीधा mgh1 होगा, mgh1 होगा। लेकिन ये m के रिस्पेक्ट में नहीं देखूंगा मैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखूंगा, है या ना? कितना वॉल्यूम है? दैट मीन्स यहाँ पे फिर से v से मैं डिवाइड कर दूंगा, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ρgh1 आ गया। यानी कितना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे होगा सर ρgh1, h1 हाइट पे है तो h1। अब फाइनल वाला देखूँ मैं, फाइनल वाला तो वो कितना होगा? ρgh2, ठीक है? बिल्कुल दुविधा नहीं है सर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देख लो, यानी इस पॉइंट पे, तो वो कितना होगा? 1/2 mv², दैट मीन्स ρv²। लेकिन फिर से कहानी में चेंज आएगा ना, यहाँ पे जो स्पीड रहेगी क्या वही स्पीड यहाँ पे रहेगी? नहीं, यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड में क्या आएगा? चेंज आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? मैं मान लूंगा कि भाई जब ये पानी इधर से गया तो कितने स्पीड से गया था? v1 स्पीड से। कितने स्पीड से गया था? v1 स्पीड से। पानी अंदर गया है v1 स्पीड से, और जब बाहर निकला है तो स्पीड कितनी है? v2, ठीक है? v2 है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 ρv1 का स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी, नीचे दिख रहा है, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो होगी 1/2 ρv2 का स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग अलग। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, जब आप डेरिवेशन कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप ध्यान से देखिए कितनी चीज़ें मैंने मानी है ना? तो ये चीज़ें लिखनी पड़ती है कि माना एक असमान परिच्छेद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली हम लोगों ने एक नली यूज की है, ठीक है? जिसके एक सिरे का क्षेत्रफल क्या है? A1 है, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल A2 है, ठीक? पहली बार A1 सिरा जो है वो कितनी हाइट पे है? H1 हाइट पे है, H1 ऊंचाई पे, और A2 सिरा H2 ऊंचाई पे है। इस बात को आप पहले लिख लीजिएगा, तब इस चीज़ को करिएगा, ठीक है? A1 सिरे से जो लिक्विड यानी फ्लूइड जो है अंदर जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है? v1 स्पीड से जा रहा है, जबकि बाहर जब निकल रहा है A2 सिरे से तो वो v2 स्पीड से निकल रहा है, ठीक? उसके बाद A1 सिरे पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है? P1 A1 है, और जो A2 सिरे पे लगने वाला फोर्स है P2 A2 है। या तो आप डायरेक्ट प्रेशर मान लेना, तो F1 F2 निकाल लेना, या डायरेक्ट F1 F2 निकाल लेना, ठीक है? क्लियर है? और ये बता देना कि A1 सिरे से जब पानी जा रहा है तो इस फोर्स के कारण कितना उसका लेंथ आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है? L1 डिस्प्लेस हो रहा है पानी।
और इधर वो कितना बाहर निकल रहा है L2। समझ पा रहे हैं? तो ये काम कर लेंगे आप पहले, उसके बाद आप चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। डेरिवेशन में यही किया जाता है, सबसे पहले एजम्पशन लिए जाते हैं कि हमने क्या क्या माना है। आप फिगर बनाएंगे उसमें पहले सबसे मानेंगे, है ना, तब इन चीज़ों को लिखिएगा। अब आपको उठा के यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना, काम खत्म। इसमें कोई दुविधा है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको आएगा नहीं। अब यहाँ से चीज़ें कुछ है ही नहीं। तो UF कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास है ρg(h2) माइनस ρg(h1) हो गया, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 1/2 ρv(1 स्क्वायर), सॉरी ρv(2 का स्क्वायर) होगा, माइनस 1/2, थोड़ा सा रुकिएगा, जगह बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा P1A1L1 माइनस P2A2L2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ρg(h2) माइनस ρg(h1), ठीक है। और यहाँ पे प्लस, कितना भी जगह बना ले, कहीं ना कहीं जगह की कमी हो ही जा रही है। जगह की इस समय कमी बहुत है, जनसंख्या बढ़ रही है, दिक्कत होने लग रही है। 1/2 ρv(1 का स्क्वायर), ठीक है, बिल्कुल। अब एक बात समझिएगा, A1L1 बराबर है A2L2 के, यस और नो? ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, 1 महीना पहले से ही हम लोगों को पता है ना। तो जहाँ पे A1L1 लिखा है वहाँ पे A2L2 लिख सकते हैं, या जहाँ पे A2L2 लिखा है वहाँ पे A1L1 लिख सकते हैं। कोई दुविधा है इसमें? कुछ नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग। चलिए लिख देते हैं हम लोग। तो अगर हम लिख देंगे तो क्या होगी, चीज़ें बराबर हो जाएगी, यानी P1A1L1 माइनस P2A1L1 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इधर की चीज़ों को पहले मैं बाहर की ओर करूँ, दैट मीन्स ρg(h2) माइनस ρg(h1) हो गया, और प्लस 1/2 ρv(2 का स्क्वायर) माइनस 1/2 ρv(1 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। अब देखिएगा यहाँ से ये जो A1L1 है और यहाँ पे भी A1L1 है, इसको मैं बाहर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा मेरे पास P1 माइनस P2, यहाँ पे हो जाएगा A1L1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो लिखा गया है इसको देखिएगा, ρg(h2) माइनस ρg(h1) प्लस 1/2 ρv(2 का स्क्वायर) प्लस 1/2 ρv(1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दुविधा? तो आगे हम बढ़ाएंगे चीज़ों को, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी मेरे माइंड से स्लिप कर रही है, और वो स्लिप करने के कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया UI इज इक्वल टू ρg(h1), ठीक है, और ρg(h1) तो होता नहीं है भाई, मुझे पता है कि हम लोगों ने कहीं पे पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम थोड़ी ना लिया है ना, पर्टिकुलर वॉल्यूम तो लिया नहीं है। तो एक चीज़ को हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक मैं यहीं पे सुधार लूँगा, ज़्यादा बेटर है। जैसे हमको पता है कि mg(h1) होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो m होता है ना, तो m को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस और नो? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को इधर भेज दो तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, होगा ना भाई। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम कहाँ पर्टिकुलर वॉल्यूम में देख रहे हैं, यहाँ का वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ का वॉल्यूम कुछ और है। नहीं, सिर्फ वॉल्यूम तो बराबर है बट चीज़ें अलग अलग है ना, समझ पा रहे हैं? हम यहाँ पे फ्लो नहीं ना देख रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, नहीं, हम यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लो नहीं देख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी गया है, ये जो पानी गया उसका मास चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मास। तो वो मास मैंने लिखा नहीं है, वो मिस्टेक है मेरी, मैंने डायरेक्ट केवल और केवल उसकी क्या लिख दिया है, डेंसिटी। और मैं यहाँ पे ये मान ले रहा हूँ कि उसका वॉल्यूम क्या है, यूनिट है, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। लेकिन ऐसा तो होगा ना कि यूनिट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज कर लो कि वॉल्यूम को यूनिट कर दिया तो m इज इक्वल टू रो, तब तो मेरा होगा। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि यूनिट वॉल्यूम का ही पानी बाहर निकल रहा हो, भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब से पानी ही बाहर निकल रहा होगा, है या ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा नहीं ना कि जब पानी आ रहा है तो L1, मतलब ऐसे समझो कि ये जो आप देख रहे हो A1L1 और A2L2, ठीक है, तो इतना पानी जो है अंदर गया तो इतना पानी बाहर निकलेगा, तो हमेशा एक यूनिट वॉल्यूम में ही पानी जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा।
हम पहले एज्यूम नहीं कर सकते। डेरिवेशन करने में हम कभी भी यूनिट, अगर मैंने पहले ही मान लिया कि यूनिट वॉल्यूम है, तब ये पूरा डेरिवेशन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर पहले ही एज्यूम कर लिया कि ये पूरा का पूरा जो पानी जा रहा है वो यूनिट वॉल्यूम ही पानी जा पा रहा है, तो ऑलरेडी बराबर है। और यूनिट वॉल्यूम पे जब मैंने फिक्स करा दिया, डेरिवेशन करा दिया, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी जाएगा तब तो ये थ्योरम काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? 1 मीटर क्यूब पानी जाएगा तो काम करेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो काम करेगा, 1.5 मीटर क्यूब जाने लगा काम ही नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो हम नहीं वो एज्यूम करेंगे कि भाई इतना है, वो बाद में रहेगा तो हम देख लेंगे, डाल देंगे। तो दैट मीन्स m की जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम अगर m1 निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? m1। इसको देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे m1 निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चीज़ों को हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे m1 देखूंगा, और m1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो m1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और जगह ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और m1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा भाई रो a1 L1, ठीक है। और यहाँ पे m2 की वैल्यू निकाल देंगे तो रो a2 L2, ये रखना पड़ेगा हमको। यानी रो अकेले मत रखना, ठीक है ना। अगर रो अकेले रख रहे हो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने वॉल्यूम को क्या मान लिया, यूनिट, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा भाई, यू आई जो आएगा हमारे पास, यू आई, थोड़ा सा बस 1 सेकेंड है, ज़्यादा लग रहा है मुझे पता है। आप लोग कह रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं वैसे हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी करेंगे, रो को अकेले नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, रो a2 L2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 का स्क्वायर। सेम कहानी यहाँ पे भी, सॉरी A1 है, A1 L1। रो समझ रहे हैं ना, सबको रो पता है। पानी की डेंसिटी यहाँ चाहे यहाँ चेंज थोड़ी ना हो रही है, इसलिए रो दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे है UF, तो UF जब निकालूंगा मैं तो वो हो जाएगा मेरे पास रो A2 L2 G S2 H2, हाँ सही है, S2 होगा। ऐसे यहाँ पे इसको भी कर लो सही, तो KEF जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास रो A2 L2 और यहाँ पे V2 का स्क्वायर। बस इतनी बात समझनी थी, बाकी आपका काम हो गया। बस 1 सेकंड देंगे, हम इसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको सही कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में यहाँ पे हो जाएगा रो A1 L1 सॉरी A2 L2 H2, ठीक है। और बगल में क्या हो जाएगा जी को मैंने लिखा था ना, हाँ जी, ठीक है, माइनस रो A1 L1 और यहाँ पे H1 फिर जी, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, UF माइनस UI। और फिर प्लस करेंगे तो फिर कहानी यहीं पे आएगी, 1/2 आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे 1/2 लगाया नहीं मैंने, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 लिखो, फटाफट लिख देते हैं, A2 L2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 1/2 रो A1 L1 और V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या क्या चीज़ें सेम है, एक तो रो और जी सेम है या ना, रो और जी सेम है, तो रो और जी सेम लिख देंगे। और A2 L2 A1 L1 बराबर है आपस में, तो उसको भी लिख देंगे। तो क्या मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ A1 L1 बाहर निकालूंगा, क्योंकि A2 L2 और A1 L1 सेम है, तो मैं इसके जगह पे भी A1 L1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ भी A1 L1, यहाँ भी A1 L1, तो फिर बाहर निकल जाएगा, उसके साथ साथ रो भी और जी भी, तो अंदर बच जाएगा S2 माइनस H1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर A1 L1 यहाँ भी निकल आएगा बाहर, और उसके अलावा रो निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, हो गया। अगले केस में देखना क्या होगा, अगले केस में ये जो कहानी है, यानी A1 L1 और यहाँ पे रो जी, ठीक है, अंदर S2 माइनस H1 प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा A1 L1, या ऐसे करो तो यहाँ से A1 L1 कॉमन कर लो डायरेक्ट, A1 L1 क्या कर लो कॉमन, तो A1 L1 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचेगा रो जी S2 माइनस H1, S2 माइनस H1। हाँ रो भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन रो को कॉमन करके रोना नहीं है हमको, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, हो गया पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो A1 L1 से A1 L1 कैंसिल है ना, रो को निकाले तो कैंसिल कहाँ होता है, ठीक है ना। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है ये वाला पूरा कहानी। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखो भाई, रो जी S2 माइनस रो जी H1, ठीक है, प्लस
हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन का स्क्वायर। ठीक है, 1 1 वाले को एक साइड, 2 2 वाले को एक साइड। तो क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा हमको सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो रो जी H1 प्लस 1/2 रो वी वन का स्क्वायर और प्लस P1 इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस P2। आ गया, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। आ गया। और यही क्या था, बर्नौली साहब का थ्योरम था कि नहीं था, बर्नौली साहब का थ्योरम था ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी लिखाओ बेटा, फर्स्ट पॉइंट। और ये क्या है सर, प्रेशर एनर्जी है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये प्रेशर एनर्जी है एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। और ये क्या है सर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है सेकेंड पॉइंट, ये है काइनेटिक एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, और ये प्रेशर एनर्जी है एट सेकेंड पॉइंट। ठीक है, क्या नजर आ रहा है कि जितनी एनर्जी इधर से फ्लूइड के जाने पे थी उतनी ही एनर्जी जब फ्लूइड निकल रहा था, मतलब अंदर जाने पे जितनी एनर्जी थी बाहर निकलने पे भी एनर्जी उतना ही है ना। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा, हाँ या ना। और ये क्या आपका सेकंड पॉइंट है ना। तो जितनी एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे उतनी एनर्जी सेकंड पॉइंट है, जितनी एनर्जी जाने पे थी उतनी एनर्जी आने पे है। दैट मीन्स हर जगह पे तब एनर्जी क्या है, बराबर है। क्या एनर्जी में कोई चेंज आया, नहीं। कहीं एनर्जी में से चेंज आ रहा है नहीं, यानी इस पूरे, अब देखो तुम्हारे मन में ये आंसर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये आपने बहुत छोटा पाइप लिया, बड़ा पाइप होता यार मैंने छोटा पाइप ही लिया है लेकिन एज्यूम्पशन तो मेरे बड़े के लिए है ना, हाँ या ना। कितना भी बड़ा पाइप हो यार, कितना भी बड़ा पाइप हो, ये तो बस छोटा पाइप आपको दिखाने के लिए। क्या यहाँ पे बीच में लेंथ की कहानी रखी गई है, लेंथ पे इफेक्टेड है क्या है, नहीं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे कि भैया हर पॉइंट पे जो एनर्जी होगी फ्लूइड के अंदर, कितनी एनर्जी, 3, वो तीनों की तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, कांस्टेंट होंगी, कहीं भी चेंज नहीं होंगी। यहाँ से दिख भी रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पे जितनी एनर्जी थी यानी फर्स्ट इंड पे उतनी ही सेकेंड इंड पे भी है। ठीक है ना, क्लियर है, हाँ या ना। आई होप आपको बर्नौली थ्योरम का, यानी सीधा सीधा बोलूँगा डेनियल बर्नौली साहब की जो बात थी उसको आप प्रूफ कर लोगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम को प्रूफ करना ही पड़ेगा, तो इस थ्योरम को हम ऐसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने थोड़ा सा मैंने भद्दा लिखा है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने आपको सिस्टमेटिक देने का प्रयास किया है। ठीक है, इतना अच्छा मैंने अपनी कॉपी पे नहीं लिखा होगा आई थिंक, तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको दिया है। बाकी आप समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हैं, और अब आप क्या करेंगे, इससे भी बेटर करेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या यूज है इनका। इन एप्लीकेशन से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, वो बात आप याद रखिएगा कि मेनली हम जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो टोटल या कंप्लीट जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो एनर्जी के लिए हम लोग टर्म लिखते हैं ना, दाब ऊर्जा फलाना, मतलब जितनी एनर्जी है, जैसे प्रेशर एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, मेरा कांस्टेंट नजर आएगा। ठीक है, इस पूरे को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनर्जी मेनली H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भी कि H इज इक्वल टू हमारे पास आया था P प्लस यहाँ पे आया था हमारे पास 1/2 सॉरी रो जी H आया था, रो जी H प्लस यहाँ पे आया था हमारे पास 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाके आपको यही पूरा का पूरा टर्म, देखिए ये H और ये H में डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को आपको दूसरे फॉर्मेट में मिलेगा, यही चीज़ आपको दूसरे फॉर्मेट, मतलब प्रेशर एनर्जी की जगह पे आपको ऐसे मिलेगा P/ρg। ठीक है, इसके जगह पे दैट मीन्स ρgH जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको आई थिंक H/2g नज़र आएगा, जबकि यहाँ पे आपको नज़र आएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ फिलहाल में, इसको आप देख लेंगे, ये आपको नज़र आएगा हमारे पास V²/2g।
वी स्क्वायर अपॉन 2g, और इस पूरे की जगह पे z होगा, सॉरी इस पूरे की जगह पे क्या होगा z। तो इसी फॉर्मूले को आपको कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा z प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस p अपॉन रो जी। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में मीटर में आएगा, समझ पा रहे हैं? और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सब किस में आएगा, जूल में आएगा। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये हाइट को बता रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, एनर्जी, लेकिन यही एनर्जी का टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, हाइट में। ठीक है, मतलब कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के कारण, और मतलब पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों को मिलाने के बाद उस द्रव की हाइट कितनी होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो वो आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करा दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करा रहा है, जबकि यहाँ पे ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करा रहा है। ठीक है, और ये ऑलवेज क्या होती है, बर्नौली साहब के अनुसार कांस्टेंट होती है। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आगे की क्लासेस में आपको फिर से ये चीज़ें मिलेंगी। हम चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, बट हमारे लिए ज़रूरी ये है, ना कि ये। ठीक है, और यहीं से ये निकल गया है, तो इसको अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, डिवाइड करना आ जाएगा, लेकिन बस मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, उसको आप याद रखें, ज़्यादा बेटर है। बर्नौली साहब ने जो थ्योरम दिया वो थ्योरम क्या है कि भाई एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एनर्जी चेंज नहीं होती है। चलिए, अब हम अगर आगे बढ़ें, आगे मतलब एप्लीकेशन देखें, तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है वो हमारे पास आता है वेंचुरी मीटर। हमारे बुक्स के अंदर दिया हुआ है वेंचुरी मीटर। मेनली वेंचुरी मीटर जैसे बहुत सारे डिवाइसेस बनाए जाते हैं, पाइटेड ट्यूब या और भी बहुत सारे ट्यूब होते हैं, या मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग। तो वेंचुरी मीटर हमारे एप्लीकेशन का पहला पोर्शन है, या पहला पार्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास वेंचुरी मीटर। ठीक है, मेनली इनका काम क्या होता है, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या है, एक प्रकार से ये डिवाइस है। क्या है ये डिवाइस? कैसी डिवाइस है, मेजरमेंट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, मेजरमेंट डिवाइस है। ठीक है, ये एक मेजरमेंट डिवाइस है। क्या मेजर करती है सर? तो एक्चुअल में फ्लो, किस चीज का फ्लो सर, कि जो पाइप जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर। ठीक है, तो उस पाइप के फ्लो के रेट को वो क्या कर रही होती है, मेजर कर रही होती है। समझ पा रहे हैं? उस पाइप के फ्लो को रेट को मेजर कर रही होती है। कौन? वेंचुरी मीटर। मेनली होता है क्या कि बड़ी बड़ी पाइपलाइन लग जाती हैं शहरों के अंदर। आप देखेंगे पानी जो होता है पाइपलाइन से, सीवर वगैरह जो होता है पाइपलाइन से ही जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी, अगर मान लीजिए हमको यूजेस के लिए पानी की ज़रूरत है, तो पानी को हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप बड़े अच्छे से समझेंगे वेंचुरी मीटर का ये जो यूज़, तो आपको फील आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को पता है कि जैसे आज के डेट में हम लोगों के वहाँ अलग अलग तरीके से कनेक्शन दिए गए होंगे पानी का। पानी की टंकी बन रही है, टंकियाँ बन रही हैं, और वहाँ उस टंकी से, एक पर्टिकुलर टंकी से पानी जो है पाइप के थ्रू क्या हुआ होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा आपके घर पे, है ना। अब सपोज कर लीजिए कि जब वो आपके घर पे आया होगा पानी, कौन, टंकी से पानी पाइप तक आया होगा, तो पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब उसके फ्लो को मेजर करना, फ्लो को मेजर क्यों करना ये भी जान लो। वेंचुरी मीटर बीच में लगा दिया जाता है पाइपलाइनों के बीच में। अब इससे फायदा क्या होता है कि सपोज कर लो कहीं कहीं पाइपलाइन खराब हो गई, सपोज कर लो पाइपलाइन क्या हो गई, खराब हो गई, तो कौन सी पाइपलाइन खराब है कौन सी नहीं। अब मान लो एक जगह की पाइपलाइन खराब है, उसके ऐसे नहीं समझ में आएगा, जो मैं बोलूँगा उसको समझना पड़ेगा। मेनली सपोज कर लो कि यहाँ पे टंकी बनी है, ठीक है, ऐसे टंकी है पानी की, ठीक है, ऐसे मेनली एज्यूम कर लो पानी की टंकी है यहाँ पे। यहाँ से मेन पाइप आई होगी है ना, ये मेन पाइप ऐसे गई होगी, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से बहुत सारी पाइपलाइन और निकली होंगी, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी पाइपलाइन निकली होंगी अलग अलग एरियाज में फैलाने के लिए, ठीक है। इन पाइपलाइनों से भी अलग अलग जगहों पे क्या निकली होंगी, और पाइपलाइन निकली होंगी, शाखाएं निकली होंगी, है ना, ऐसे चल रहे होते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। ये पाइपलाइन है। अब मेनली सपोज कर लो किसी जगह का कनेक्शन क्या हो गया, कट गया, ठीक है, कट गया, और देखो पानी यहाँ से जा रहा है, तो कट गया। अब सपोज कर लो इस जगह का कनेक्शन क्या हो गया, कट गया, यानी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, या यहाँ पे पानी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्लो आ रहा है। समझ पा रहे हो?
तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि गड़बड़ी कहाँ है? समझ पा रहे हैं? यानी कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सीधी सीधी बात बोलूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्यों? या यहाँ का पानी का कनेक्शन कट चुका है, या क्यों यहाँ का जो प्रॉब्लम मतलब जो पानी आ रहा है कम क्यों आ रहा है या स्लो क्यों आ रहा है, उस रेट से उस प्रेशर के साथ नहीं आ पा रहा है जिस प्रेशर के साथ आना चाहिए। तो आखिर मेन कौन से पाइप में क्या है प्रॉब्लम है, वो कौन बताता है? वेंचुरीमीटर। वैसा नहीं कि मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, सपोज करिए मुझे क्या यहाँ का कनेक्शन तो यहाँ से यहाँ तक की पाइप में गड़बड़ी होगी, यहाँ की पाइप में हमको गड़बड़ी है नजर नहीं आई। समझ पा रहे हैं? यहाँ की पाइप सही है, तो फिर हम दूसरी पाइप में जाएंगे। अगर हम ऐसे करने लगे तो पाइपलाइन ऐसा तो होता नहीं कि ऊपर होता है, सब पाइपलाइन जमीन के अंदर डाले गए होते हैं। तो आप ऐसे खनना स्टार्ट करोगे यानी खुदाई करना स्टार्ट करोगे तब तो लंबा समय लगेगा। तो मेनली वेंचुरीमीटर इस जगह पे बड़ा हेल्प करती है। समझ पा रहे हैं? वेंचुरीमीटर बीच बीच में पाइपों में लगा दिया जाता है। ठीक, अब पाइप में लगा दिया गया तो हमें क्या करना है, पता करना है। सपोज कर लो यहाँ पे वेंचुरीमीटर है, यहाँ पे वेंचुरीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे वेंचुरीमीटर है, यहाँ पे वेंचुरीमीटर है, ऐसे सब जगहों पे लगा है। ठीक है, तो अगर हमको पता करना हो कि कहाँ का फ्लो खराब है तो वहाँ का वेंचुरीमीटर हमको बता देगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ का वेंचुरीमीटर सही काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ वाला सही है, यहाँ वाला भी सही है ना, तो खराबी यहाँ पे होगी, यहाँ वाला इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वेंचुरीमीटर से हमको पता चलेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, कहाँ पे फ्लो ऑफ रेट क्या है, स्लो है या फास्ट है, जैसा भी है प्रॉब्लम कहाँ है, कौन बताएगा? वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग मीजर करने के लिए बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेनली ये भी किया जाता है, इससे एक और फायदा है कि मान लीजिए कहीं पे पाइपलाइन टूट गई, कहीं पे पाइपलाइन टूट गई, अब बीच से कहीं पे रिसाव हो रहा है, जमीन के अंदर है पाइपलाइन थोड़ा सा टूट गया तो पानी का रिसाव हो रहा है, तो उससे क्या होगा हमको पता चलेगा नहीं और वो पानी धीरे धीरे रिस के निकल जाएगा क्योंकि जमीन के अंदर है। तो हम लोग किसको यूज कर रहे होंगे? अगर वेंचुरीमीटर का यूज कर रहे होंगे तो वेंचुरीमीटर हमको बता देगा। नहीं, वो चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेंचुरीमीटर अगर आप देखोगे नॉर्मली तो आपको मैं एक प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ वेंचुरीमीटर, आई होप मेरे पास होगा जी, ये देख पाएंगे आप, ये रहा, पाइपलाइनों के बीच में इसको लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये मेन पाइपलाइन के बीच में लग रहा है, हाँ ये एकदम बड़ा वाला वेंचुरीमीटर है। ठीक है, देखिए क्रेन से उठाया जा रहा है इसको, दिख रहा है ना? तो मेनली इस तरीके से आपको वेंचुरीमीटर नजर आएगा। ठीक, बीच में लगा होगा और जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे ना, वेंचुरीमीटर हम लगा क्यों रहे, ताकि हम समझ पाए कि कहाँ से कहाँ पे है। हम पूरा पाइपलाइन नहीं खोलेंगे, हम किसको खोलेंगे, कहाँ पे जाएंगे? वेंचुरीमीटर पे, और वेंचुरीमीटर से हम पता कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि पानी का रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो वेंचुरीमीटर हमको हर तरीके से बता देगा। क्लियर है? क्या करने के लिए हम यूज करते हैं कि पानी के फ्लो को मीजर करने के लिए, सर पानी के फ्लो को मीजर करने के लिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मेनली ये कैसा होता है। तो वेंचुरीमीटर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। अगर आपसे बोला जाए तो 3 पार्ट यहाँ पे हैं वेंचुरीमीटर के, पार्ट्स ऑफ वेंचुरीमीटर। देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जेंट कॉनिकल पाइप, दूसरे नंबर पे है थ्रॉट, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास डाइवर्जेंट कॉनिकल पाइप। ठीक है, डाइवर्जेंट कॉनिकल पाइप 3 तरीके से आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब 3 पार्ट क्या क्या है इनको हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा वेंचुरीमीटर। ठीक है, पहले ये देखिएगा, ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है ये ही थ्रॉट है, एक साइड वाला कन्वर्जेंट और दूसरा वाला डाइवर्जेंट। ठीक है ना, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और डाइवर्जेंट का मतलब जो डाइवर्ट करता है ना। तो एक जगह से आएगा तो दूसरी जगह से जाएगा, तो आने वाले पार्ट को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे और जाने वाले से
जाने वाले को डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सारी या अभिसारी बोलते हैं इसको, और इसको तो हम लोग कंठ बोलते हैं। ठीक है, थ्रॉट मतलब कंठ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज बनानी पड़ेगी और फिर चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी इमेज बनाओ तो टफ है इमेज बनाना, बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान है ना। बस बीच में क्या कर दो, ऐसे पतला कर दो। ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम बातों को कि भाई पानी का फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, मेनली क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है आपको। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, होल कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ऐसे एक पीजोमीटर। क्या है ये, पीजोमीटर है। एक तो यहाँ पे लगा दिया, एक तो यहाँ पे लगा दिया, दो जगहों पे लगा दिया। ठीक है, तो दो जगहों पे मैंने लगा दिया पीजोमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब मेनली आपको भी पता है पानी फ्लो हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो पानी ऊपर जाएगा क्योंकि गैप आपने क्रिएट किया है, तो इधर हाई प्रेशर होगा, उधर लो प्रेशर होगा, तो पानी कहाँ चला जाएगा, इस पीजोमीटर में, आया ना, बिल्कुल यहाँ पे पानी इतनी हाइट पे जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी तो होगा, आया ना, यहाँ पे भी पानी ऊपर जाएगा। अच्छा, कहाँ पानी ज़्यादा जाएगा, कहाँ पानी कम जाएगा, कहाँ ज़्यादा जाएगा, बीच वाले पोर्शन पे। चलो पकड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं बी। ले लिया, 2 पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट पे अगर हम क्या देखेंगे, अगर हम देखना चाहें एनर्जी, बर्नौली थ्योरम अगर लगाएं तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे, दोनों के अंदर जो टोटल एनर्जी, मतलब दोनों पॉइंट पे जो फ्लूइड की जो एनर्जी होंगी, तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसी वाले पॉइंट पे एट पॉइंट ए, तो हम लोगों को क्या पता है, सबसे पहले हम यू लेंगे, है ना, यू एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड प्रेशर एनर्जी एट ए, वो बराबर होनी चाहिए एट पॉइंट बी। ये हमने नहीं बोला, ये किसने बोला है, बर्नौली साहब ने बोला है ना, यानी यू बी प्लस के ई बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी। ठीक है, यू ए की वैल्यू निकालो कितनी आएगी भाई, तो वो आएगी सर एम जी एच, या इसी को हम लोग बोल देते हैं रो जी एच। सपोज कर ले रहा हूँ कि ये वेंचुरीमीटर कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, 1/2 रो वी 1 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कितनी होगी सर, पी होगा, केवल पी ए होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रो जी एच ही होगा। दोनों पॉइंट की जो हाइट है क्या वो सेम नहीं है। अगर मैं ये ले रहा हूँ अर्थ और इस पॉइंट से यहाँ तक देख रहा हूँ कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है ये। ठीक है, और ये वाला कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे। हमें पूरा इमेज मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, अभी मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हैं तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो रो जी एच प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रो वी 2 का स्क्वायर, है ना, रो वी 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पी बी हो जाएगा। क्या इसमें कोई दुविधा, नहीं है ना। ठीक, अब देखो रो जी एच से रो जी एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये चीज़ बचेगी। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको नज़र आ रही है पहले हम उनको पकड़ेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ाएंगे कहानी को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चीज़ों को पकड़े, जैसे ये वाली पॉइंट और ये वाले पॉइंट को पकड़े, तो इसको एक साथ बुला सकते हैं, बिल्कुल। तो 1/2 रो वी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 रो वी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा सर, पी बी माइनस पी ए होगा ना। इसको उधर भेज दिया। यहाँ से क्या क्या कॉमन हो सकता है, 1/2 रो केवल कॉमन होगा, अंदर बचेगा v1 का स्क्वायर मतलब माइनस v2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका पी बी माइनस पी ए। अभी इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। क्या हम पी ए और पी टू को चेंज कर सकते हैं,
जैसे इसको और इसको चेंज कर सकते हैं। सर नहीं समझे, मतलब इनके ऊपर जो लग रहा है प्रेशर, मतलब P क्या है, P मतलब प्रेशर एनर्जी एट A, तो हम P पे प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, A पे प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं और B पे प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक, पहली बात तो ये समझो कि हमने A पॉइंट लिया है और यहाँ तक देखा है, फिर हमने B पॉइंट लिया है और कहाँ तक देखा है, यहाँ तक देखा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या, ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर पहली बात ध्यान से समझना, ऊपर से क्या लग रहा होगा, लग रहा होगा प्रेशर, हाँ या ना, लग रहा होगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे इस ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, पहली चीज तो ये है। दूसरा, इसके लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा, है या ना। तो इसके ऊपर टोटल कितने प्रेशर लगेंगे भाई, 2 प्रेशर लगेंगे, है ना। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पी ए निकालूं तो पी ए होगा वो पी नॉट प्लस रो जी। अब मैंने ना एज्यूम किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, h1 है, कितनी है, h1 है, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने हाइट एज्यूम की है, कितनी है, h2 है, ठीक है। तो होगा क्या कि पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी h1 होगा। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, यस आर नो। इसे पॉइंट पे देखो, यही तो है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता ही नहीं ना अगर ये ओपन नहीं होता, अगर ये ओपन है तभी तो आ रहा है, ठीक है। फिर पी बी यदि निकालो तब तो वो हो जाएगा सर पी नॉट प्लस रो जी h2 होगा। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बस लिख दो, काम खत्म, फटाफट यहीं पे लिख दो। तो ये मेरे पास आ गया है भैया पी नॉट प्लस रो जी h1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट, ये h2 होगा, h2 माइनस पी नॉट प्लस रो जी h1, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं, तो पी नॉट प्लस रो जी h2 माइनस रो जी, सॉरी पी नॉट माइनस रो जी h1 हो गया। पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल। क्या कॉमन ले लूँगा मैं, रो जी कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल रो जी कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो रो जी मैंने कॉमन ले लिया, रो जी कॉमन लेने की ज़रूरत हाँ है, लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आ गया मेरे पास 1/2 रो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास रो जी बाहर है, अंदर हमारे पास होगा h2 माइनस h1। यहाँ पे रो से रो कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h2 माइनस h1, ठीक है। ये आया है मेरे पास रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है हमको देखने में अटपटा लग रहा है लेकिन बहुत कुछ देके जाएगा, ठीक है। देखने में क्या है, अटपटा है लेकिन बहुत कुछ देके जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ना जो समझना चाहिए वो नहीं समझा है, अब मैं समझा रहा हूँ खेल। मेनली होता क्या है कि देखो यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो H2 है यहाँ पे H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है। H2 इज ग्रेटर देन H1 यानी H2 ज़्यादा है H1 से। क्यों ज़्यादा है, क्यों, वहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और प्रेशर ज़्यादा कब हो रहा है, यही तो पकड़ना है तुमको ना। प्रेशर ज़्यादा पकड़ोगे तभी काम बन पाएगा। प्रेशर तब ज़्यादा होगा, प्रेशर तब ज़्यादा होगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम, है कि नहीं है। वेलोसिटी जहाँ पे कम है प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो अगर उस बात को पकड़ोगी तो आपकी बात क्या है, गलत है। इस कारण पानी नहीं ऊपर गया, ठीक है, इसको समझना है। यही इसको पकड़ लो ना तो अगले जितने भी एप्लीकेशन अपने आप काम करेंगे, ठीक है। समझना, मेनली हुआ गया कि हम सब लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया जो है, एरिया का फैक्टर अगर देखोगे तो अलग अलग है। हम लोगों ने एरिया का काम यहाँ पे लिया नहीं है, बट बसते यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया क्या है, A1 है, और यहाँ पे एरिया क्या है, A2 है, कम है A1 के रिस्पेक्ट में, है ना। ये भी बात लिख सकता हूँ मैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। और कंटिन्यूअस फ्लो यदि हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो यदि हो रहा है तो इस कंडीशन में अगर एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, है कि नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोगों ने देखा हुआ
है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी क्या भाई, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था ना। और ये समझा था कि अगर A1 ज़्यादा तो V1 क्या होगा, कम, और A2 ज़्यादा तो V2 कम, ठीक है। और A2 कम तो V2 ज़्यादा, A1 कम तो V1 ज़्यादा। यहाँ पे सीधा दिख रहा है A2 क्या है, कम है, तो 100% क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। और वेलोसिटी ज़्यादा तो 100% क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और प्रेशर कम हो रहा है, इसी चीज़ को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ से, ठीक है। समझो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम, तो प्रेशर कम, और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे क्या प्रेशर ज़्यादा, तो लिक्विड किधर फ्लो करता है, हायर से लोअर की ओर। तो इसीलिए यहाँ का लिक्विड ऊपर इधर ज़्यादा चढ़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम था, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा। पहले कनेक्ट करना, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, प्रेशर इसमें देखो, ऐसे समझो, इस ट्यूब को हटा दो, अभी इसके अंदर पानी मत डालो, ठीक है, इसको भी हटा दो, ठीक। अब समझ जाना यहाँ से, एरिया क्या है यहाँ पे, ज़्यादा, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कम। अभी जस्ट मैंने बताया कि वेलोसिटी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर कम होगा। फिर से समझो, A1 है, A1 ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, यानी इस ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ, है ना। तो अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो लिक्विड ज़्यादा ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या ऑलरेडी उसमें ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या कहानी बन रही है, यहाँ पे ये बन रहा है कि वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर कम है, कहाँ पे, इस ट्यूब में, तो इसलिए पानी ज़्यादा उस पर ऊपर चढ़ रहा है। हाँ आयो समझ में, यहाँ पे हाई है तो वहाँ पे चला गया ऊपर। क्लियर है, यस आर नो, क्लियर है। चलिए ठीक है, पहले इतनी बात को पकड़िए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू S2 माइनस H1, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको कहानी को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया V1 मतलब जो पहली वेलोसिटी है यहाँ की, है ना, उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से घटा दो किसकी वेलोसिटी को, दूसरी वाली वेलोसिटी को, ठीक है। तो वो बराबर हो जाएगा इसके। लेकिन कुल मिला जुला के ना एक्चुअल में आपसे बता रहा है कि वेलोसिटी का डिफरेंस जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, हाइट को। समझ पा रहे हैं, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, हाइट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इतनी ही बात को लेके मैं बोल पा रहा हूँ कि भैया प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, यानी वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से हमको यही पता चला, और यहाँ से हम हमेशा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कहीं पानी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसी इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। किस वेलोसिटी से पानी जा रहा था, मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, है ना, यहाँ से जाने वाला पोर्शन होगा, तो जिस स्पीड से जा रहा है तो वो स्पीड मुझे पता ही होगी, पता है बिल्कुल। और फिर यहाँ पे जब ये इधर मतलब यहाँ पे देखूंगा मैं, जब आगे का कनेक्शन हुआ होगा, तो आगे के कनेक्शन में क्या होगा, आगे के कनेक्शन में अगर मान लो कहीं से लीकेज है, ठीक है, तो लीकेज यदि होने से क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पानी अगर लॉस हो रहा है तो 100% प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ये पानी जितनी हाइट पे चढ़ना चाहिए उतनी हाइट पे नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो गया, यहाँ से भी तो लीकेज है ना, ठीक है, हाँ या ना। एक बात बताओ, तुम कई जगहों पे होल कर दो अगर किसी ट्यूब के अंदर, ठीक है, कई जगहों पे होल कर दो ट्यूब में, तो फिर क्या होगा, प्रेशर ऑलरेडी क्या हो जाएगा उस ट्यूब के अंदर, कम हो जाएगा, ज़्यादा पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। वही सेम कहानी है, अगर सपोज कर लो इसमें लीकेज आ रही है, तो लीकेज आने से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर है आगे की रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम। अब कम हो गया तो ये पूरी हाइट तक नहीं चढ़ पाएगा। सच बात है ना। तो प्रेशर यहाँ पे कम है तो ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है भाई। भागेगा कब, जब लोअर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर भागेगा। जब यहाँ पे ऑलरेडी लो है तो बहुत ज़्यादा ऊपर भागेगा नहीं। तो होना जो चाहिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, लीकेज है ना, कहीं ना कहीं वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसको हम पकड़ेंगे और पकड़ के फिर क्या करेंगे, उसको सही कर लेंगे। तो वेंचुरीमीटर बता दे रहा नहीं बता दे रहा कि यहाँ पे क्या स्पीड होगी, यहाँ पे क्या स्पीड होगी, है ना। एरिया के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे ना भाई, यहाँ से भी तो निकाल सकते हो। देख लो ये वाला एरिया तुमको पता होगा, ये वाला भी एरिया पता होगा, जिस स्पीड से पानी जा रहा है शुरुआती स्पीड ये पता होगा। यहाँ का स्पीड नहीं पता तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे ला के रख देंगे, है ना।
किस हाइट तक पहले में जा रहा है पानी वो पता ही चल जाएगा, तो H1 निकाल लेंगे, है ना। यानी H1 इतना होना चाहिए, सॉरी H1 इतना होना चाहिए। अगर मान लो H1 पता चल गया तुमको, H1 तुमको पता है, H2 नहीं पता है, आगे जाके क्या समस्या आ रही है, तो H2 यहाँ से निकाल लेंगे। H2 इतना होना चाहिए, नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कहीं और से पानी आके इसके अंदर ऐड हो जा रहा है ना। क्लियर है कि नहीं है? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक आपको वेंचुरी मीटर का पूरा एप्लीकेशन समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। बोलिए। अच्छा, कैसे मतलब वो चीज़ें चल रही हैं? ओके, चलिए ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा मेनली। देखो यार, वेंचुरी मीटर पकड़ना है, इसके बाद सब काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कहानी में ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने कट किया, ये वाला पॉइंट बना 1/2 रो वी 1 का स्क्वायर प्लस पी ए बना इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर और प्लस पी बी। क्या है ये? कांस्टेंट होगा। सेम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म, केवल और केवल लिक्विड के पास क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। इसने बोला कि भैया एक पॉइंट पे अगर सेम हाइट पे कोई फ्लूइड है या कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास क्या है, वो मोशन कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके साथ साथ फ्लूइड का क्या होगा? प्रेशर होगा। थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे के एप्लीकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये, ठीक है। फिर 1/2 V2 स्क्वायर, मतलब इसको भी हटाओ यार, सीधा मतलब कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी किसी एक पॉइंट पे, अगर वो सेम हाइट पे है। सेम टू सेम दूसरे पॉइंट पे उसी ऑब्जेक्ट के अगर हम देख रहे हैं तो उसके वहां भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसकी वेलोसिटी क्या है? कुछ और है, और वहां पे भी प्रेशर कुछ और है। लेकिन दोनों कंडीशन में हर बार हमको इक्वल रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं, ठीक है। इतने रिजल्ट को तब आप पकड़ोगे। आप एयरप्लेन देखते हो, तो एयरप्लेन का जब आप देखोगे विंग, क्या देखोगे? विंग, जो पंख होती है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ना, तो नीचे से एरोप्लेन फ्लैट होता है। विंग, सॉरी, एरोप्लेन का जो विंग होता है क्या होता है? फ्लैट होता है। लेकिन ऊपर से ऐसे बना दिया जाता है इसको, ठीक है, ऊपर से ऐसे बना दिया जाता है। अब इसका मतलब समझिएगा, मेनली होता क्या है कि इस पूरे पोर्शन को पकड़ना है, ऐसे कर्व टाइप में आपको नीचे वाला फ्लैट नजर आएगा। अभी मैं एयरप्लेन का विंग भी आपको दिखा दूंगा, तो नीचे क्या दिखाई देगा? फ्लैट, और ऊपर थोड़ा सा कर्व। अब इससे होता क्या है, थोड़ा समझना। देखो, इस रिलेशन ने हमको ये बताया कि भैया किसी भी पॉइंट पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ा सा पकड़ना, सपोज कर लो कि मेरी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? छोड़ो, जान दो। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? ए पॉइंट पे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे कम है, ठीक है। तो फिर से समझना, 1 मतलब ए पकड़ लो और 2 मतलब बी पकड़ लो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए पॉइंट पे मैंने मान लिया कि वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है कि कम है? कम है, बिकॉज वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमने सीखा है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर ध्यान देंगे A1 ज़्यादा A2 से, A1 ज़्यादा A2 से, तो V1 कम होगा V2 से। समझ में आ रहा है ना? ये रिलेशन याद रखेंगे। A1 A2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब V1 V2 से कम होगा, दैट मीन्स V2 ज़्यादा होगा V1 से। जिसका एरिया कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? कम होगा। पकड़ना इसको, विंग को भी हटा देते हैं ना यार, अभी 2 मिनट बाद समझते हैं विंग को, ठीक है। ए वाले पॉइंट को पकड़ा, वहाँ पे क्या है? वेलोसिटी क्या है? कम है। तो वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एट ए कम होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज लेस देन एट काइनेटिक एनर्जी एट बी। क्यों बी पे? क्योंकि बी पे वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा। इतनी बात तो मानते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी वाले पे क्या होगी? ज़्यादा, और ए वाले पे क्या होगा? कम। तो अगर हमको इस इक्वेशन को बराबर रखना है
इस इक्वेशन को क्या करना है, बराबर रखना है। तो सीधा देखो ना, सीधा देखो, अगर मान लो ए पे कम हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो प्रेशर को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा, यानी पी ए क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पी बी, हाँ या ना, तभी तो ये बराबर हो पाएगा, तभी जाके ये जो बर्नौली का थ्योरम है वो अप्लाई हो पाएगा। ये बर्नौली का थ्योरम है, मैं अपने मन से थोड़ी ना बोला हूँ। तो भाई आनी मानी दोस्त गलतियाँ जो होगी वो सब डेनियल बर्नौली की है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अदरवाइज जितना उन्होंने बताया मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया काइनेटिक एनर्जी अगर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तभी जाके चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी, समझ पा रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और कम किसके अनुसार होगा, वेलोसिटी के अनुसार, समझ पा रहे हैं ना अभी। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो उसी को सबमर्ज करके बोल दिया गया प्रेशर एंड वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। और इस कंडीशन में बोला गया कि प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, इस रिलेशन को लेके बोला गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। दो चीज़ों को यदि बराबर रखना है तो अगर एक ज़्यादा हो रहा है तो एक को क्या होना पड़ेगा, कम, और एक कम हो रहा है तो एक ज़्यादा, यही रिलेशन लेके चल रहा है। बर्नौली साहब की इसी थ्योरम पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब विंग वाला आप समझ लेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपके मन में नहीं ना शंका है कि ये फ्लूइड क्यों वहाँ भागा, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा, तो ये कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। पकड़ो, यही तो दिक्कत है, आप कंफ्यूज हो, समझ पा रहे हो। इस ये वाले में प्रेशर यार खुद समझो, जब जो ही आप पानी आएगा, पकड़िए ध्यान से, ये प्रेशर जो है आप पकड़ पा रहे हो तो प्रेशर ऊपर से ही तो आ रहा है, तो ऊपर से प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी चढ़ पाएगा नहीं। आप क्या सोच रहे हो, सर इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये खाली वाले ट्यूब में भागेगा, ट्यूब में तो ऑलरेडी भागेगा वो, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ऊपर से आया है, कहाँ से आया है, ऊपर से, समझ में आया। तो फ्लूइड यहाँ पे नहीं भाग पाएगा ऊपर ज़्यादा, जबकि बी पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, तो प्रेशर कम है, तो ध्यान देना ऊपर प्रेशर कम है ना, तो ऊपर आराम से वो चला जाएगा, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा फिनोमेना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक। और डिटेल में समझना तो यहाँ से पकड़ सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच टू लिखा है, और यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच वन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहे हो आप, हाँ या ना, दिख रहा है, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट कर लेना अगर आपको कनेक्ट करने आए, अदरवाइज यहाँ से आपको सीधा सीधा रिलेशन मैंने दे दिया, ठीक है। और इस चीज़ को ना अगर और फील करना है तो मैंने बोला ना विंग वाले को पकड़ते हैं, विंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए विंग को आप देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे एमर्स, ये रहा मेरे पास इमेज विंग का। नॉर्मली इस तरीके से आप विंग का देख पाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली विंग जो होता है ऐसे होता है, नीचे फ्लैटेड पोर्शन होता है, ऊपर कर्व होता है, ठीक है। अब मेनली होगा क्या कि जब एरोप्लेन उड़ेगा, एरोप्लेन क्या होगा, उड़ेगा, ठीक है। तो समझना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब इसको यहाँ से पकड़ोगे तब समझ में आएगा। मिटाने वाला कहाँ गया भाई, चलिए देखिएगा यहाँ से, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझिए। विंग नॉर्मली ऐसा है आपका, फ्लैटेड है, ठीक है, ऐसे है। अब क्या आ रही है, हवा आ रही है, क्या आ रही है, हवा, हवा ऐसे जाएगी भाई, जब विंग ऐसे चल रहा है तो हवा को ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा ना, हवा ऐसे ही तो जाएगी, ऐसा नो, तो हवा ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक हवा मतलब कुछ हवा तो ऐसे निकल रही है, कुछ हवा ऐसे निकल रही है नीचे से, ठीक है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी दोनों की कंडीशन में, मतलब टाइम तो दोनों के रिस्पेक्ट में, मान लो जब एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन रुक थोड़ी ना जाएगा, इधर से हवा को मतलब इधर क्या मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा हवा को जाने के लिए और इधर कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एरोप्लेन लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों हवा के पास, जो ऊपर गई है और जो नीचे गई है, सेम टाइम है, सेम टाइम में इसको एरोप्लेन के विंग को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, इसको फील करना, ये इधर से और ये इधर से जा रही है, लेकिन जब ये नीचे से जा रही है तो इसको क्या मिल रहा है,
कमी दूरी तय करनी पड़ रही है और इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। टाइम क्या है दोनों के लिए? सेम। तो उस कंडीशन में ये बताओ कि जब समय कम है, सॉरी समय सेम है और एक के लिए दूरी ज़्यादा, एक के लिए दूरी कम है, ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि स्पीड का वेरिएशन आएगा, है ना, उसको कवर अप करने के लिए। तो ये वाली जो हवा है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी और ये वाली हवा कम स्पीड से चल रही होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कम है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? ज़्यादा, तो ये बताओ प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? कम। हाँ या ना? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो ये प्रेशर जो ज़्यादा है वो कहाँ लेके जाएगा इसको? ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? इस प्रेशर के कारण ये कहाँ भागेगा? ऊपर की ओर, ठीक है। अगर मान लो ऊपर का प्रेशर कम नहीं होता तो नीचे वाला प्रेशर ऊपर लेके भगा पाता? नहीं। सपोज कर लो मैं इसको उल्टा कर देता, ऊपर कर देता, उल्टा कर देता, दैट मीन्स ऊपर फ्लैट और नीचे ऐसे फ्लैटेड, ठीक है। अब क्या होगा? अब सर ऊपर क्या है? वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया? ज़्यादा, ऊपर की ओर, है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो हमेशा जो चीज़ें होती है, जो ट्रैवलिंग होती है, किधर से किधर की होती है? कम से ज़्यादा की ओर, है ना। क्या यहाँ पे कम से ज़्यादा की ओर हो पा रहा है? यहाँ पे एरो क्या है? नीचे की ओर है। यहाँ पे एरो क्या है? ऊपर की ओर है। ऑलरेडी ऊपर क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ की चीज़ें ऊपर जा पाएंगी? नहीं। समझ पा रहे हैं? यानी ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है? नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इससे भी ज़्यादा प्रेशर है ना। लेकिन जब हम उल्टे कंडीशन में चल रहे थे ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी? ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो गया था? कम। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी? कम, तो प्रेशर क्या हो गया था? ज़्यादा। तो ये प्रेशर ज़्यादा तो प्रेशर कम की ओर भागेंगे हम लोग, यानी इधर से हम ऊपर की ओर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। यानी ये जो मेरा विंग है वो कहाँ की ओर भागेगा? ऊपर की ओर। आई होप समझ में आ गया होगा। यही कहानी चल रही है, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे दिखा भी दिया है। देखिए अब आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे रेड वाला है, यहाँ पे ब्लू वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे रेड वाले को ज़्यादा, हाँ यहाँ पे भी है, अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ वाला भी। कि देखिए ये विंग है, इस विंग के ऊपर से भी हवा जा रही है और नीचे से भी हवा जा रही है, ठीक है। तो ऊपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है कि कम है? ऊपर प्रेशर ज़्यादा है कि कम है, ये बताइए। ऊपर प्रेशर लो है क्योंकि वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है? कम है। और नीचे क्या है? वेलोसिटी कम है, तो इसलिए प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो इसी प्रेशर के कारण ये कहाँ पे भागेगा? ऊपर की ओर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है। तो एरोप्लेन क्यों उड़ पाता है? ड्यू टू दिस कंडीशन, और ये है मेन हमारा, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर के इस रिलेशन से आप पकड़ो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जानते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो मान सकता हूँ कि वेंचुरीमीटर में पॉइंट दोनों के मतलब सेम हाइट पे थे, इसलिए आपने इसको हटा दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। यहाँ पे क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हटा दिया? तो यहाँ पे विंग भी तो सेम हाइट पे होंगे, हाँ या ना। विंग भी क्या होंगे? सेम हाइट पे होंगे ना। ये ऐसे है, ये जो आपको ऐसे दिखाई जा रहा है वो ऐसे है, तो मेनली दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो सेम हाइट पे है तो उस कंडीशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग पॉइंट का नहीं लेंगे, ठीक है। आया ना? समझ में आया ना? हाँ आया ना? चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के कारण मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा। जो भी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे और भी एप्लीकेशन के साथ हम मिलेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसीलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। इस रिजल्ट के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।